नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, बात करेंगे आज। भारत ने अब फॉर्मली शायद रशिया से रिक्वेस्ट किया है S-500 की, और Su-57 पर भी डील हो सकती है। और ये कुछ सौदे होने जा रहे हैं जब पुतिन भारत आ रहे हैं। कौन सी तारीख को आएंगे ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही आ रहे हैं, इसमें तो अब कोई संदेह ही नहीं रह गया है। इसके साथ ही भारत में कई मंदिरों के अंदर भगदड़ चल रही है, और उन भगदड़ के कारण कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो उससे भी मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग एक साथ क्यों जाते हैं, और उन्हें फिर भगदड़ का सामना करना पड़ता है, फिर उनकी मौतें हो रही हैं। कभी किसी एक मंदिर से मौत की खबर आती है, दूसरे मंदिर से मौत की खबर आती है, तीसरी जगह भगदड़ है, वहाँ से मौत की खबर आती है। कोई कुंभ के मेले से भगदड़ होती है, कभी किसी का कोई प्रवचन चल रहा है, वहाँ पे भगदड़ हो रही है। तो पता लग रहा है कि धर्म स्थान ही भगदड़ के अब स्थान बन गए हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। बराक ओबामा पहली बार बोले हैं गजा युद्ध पर, और अपना पोस्टिंग किया कि गजा में भूख से हो रही मौतें रुकनी चाहिए। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। यानी कि पहली बार दुनिया ने एटलीस्ट नेतन्याहू की दरिंदगी के खिलाफ बोलना तो शुरू किया है। अच्छी बात है। पहले हम भारत में जो जगह जगह जो भगदड़ हो रही है ना आजकल, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल हो क्या रहा है, अभी बाराबंकी का एक मंदिर है, वहां पर भगदड़ मची, वहां लोग मर गए। हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर है, वहां भगदड़ मची, वहां लोग मर गए। इसके अलावा कुंभ के मेले में तो पता नहीं कितनी मौतें हुई हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई। बाकी प्रवचन वाली कई जगह हाथरस बाबा थे, वहां भी लोग मर गए कितने सारे। यही भाई भाई यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपको धार्मिक पर्यटन करना है, आप भैया जरूर जाओ, लेकिन मुसीबत यह कि इतनी भीड़ किस लिए कि अल्टीमेटली वहां पर मौतें होनी शुरू हो जाए, और भीड़ का मैनेजमेंट संभालने वाला कोई नहीं है। यानी कि भीड़ को बुला लो, लेकिन भीड़ को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट होना चाहिए सरकारों का, वो सारा का सारा गायब है साहब। वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब ये तो थोड़ा सा गलत हो गया ना, अल्टीमेटली ये होना नहीं चाहिए। लेकिन सरकारों को कहना है कि भैया हमारी क्या जरूरत है, तुमको मंदिर में जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, वहां भीड़ होती तो हो, सरकार को मैनेजमेंट से क्या लेना। इसलिए अब हर दूसरे चौथे दिन इन भगदड़ से होने वाली मौतों की खबर आ रही है। एक छोटा मोटा एक ट्वीट आ जाता है किसी मिनिस्टर का, वो मर गए मुझे बड़ा अफसोस है, ये मर गया मुझे बड़ा अफसोस है, मरने वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 3-3 लाख दिए जाएंगे, कुंभ में मर गए 5-5 लाख दिए जाएंगे। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ मौत जो है ना, सिर्फ एक फिगर है, एक आंकड़ा रह गई है। हमें मौत से कुछ एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है। भारत में लोगों की मौत का हो जाना इज जस्ट ए नंबर। या किसी से कोई भी किसी को संवेदनहीनता वाली स्थितियां आ चुकी हैं, तो संवेदनशीलता तो मर चुकी है। या तो कोई मर भी जाए, बड़ा मर जाए तो ठीक है, 2 दिन दो चर्चा कर लेते हैं। गरीब आदमी, आम आदमी मर जाए तो कुत्ता भी मुड़ के नहीं देखता सड़क के ऊपर कि भैया कौन मर गया है। तो आम आदमी का मरना, कॉकरोच का मरना सड़क पे एक बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है। कहते ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए ना, तो फिर इंसानी जान की कीमत नहीं रहती है। अब इंसानी जान की कीमत तो साहब गजा में भी नहीं रह गई है, जहां भूख से क्या कहते हैं कि नेतन्याहू लोगों को मार रहा है। एक्चुअली ये हत्या की जा रही है, नरसंहार किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है। अब जब उनकी तस्वीरें निकल के आनी शुरू हुई हैं, सूखे हुए बच्चे, बिल्कुल डंडी हुई उनकी हाथ और पैर, आंखें चढ़ी हुई, चेहरे गाल पूरे पिचके हुए, तो लोगों तक अब जब गजा की पिक्चरें पहुंच रही हैं, तो अब उन्हें शर्म आनी शुरू हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है। नेतन्याहू ने दरअसल वो कर दिखाया जो कभी हिटलर ने किया था। हिटलर ने गैस चैम्बर में भर के लोगों को मारा, इसने लोगों को भूख से मारा। लेकिन दोनों दरिंदगी का एक, क्या कहते हैं, हिस्सेदार है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर वो जेनोसाइड वाला दरिंदा था, तो ये भी जेनोसाइड वाला दरिंदा है। लेकिन ये दरिंदगी को अमेरिका पसंद करता है, उस पर कमेंट नहीं करता, यूरोप भी कमेंट नहीं करते। कभी कभार थोड़े बहुत लोग कमेंट कर लेते आगे पीछे करके, तो भैया उसके ऊपर फिर लोग भड़कना शुरू हो जाते हैं। अब बराक ओबामा को भी लगा कि भाई ये तो हालात बहुत खराब हैं, लोग तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं।
और फिर बराक ओबामा कहते हैं कि गाजा में मासूम लोगों की मौत को रोका जाना चाहिए। जो अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में है, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट का बयान इजराइल पर दबाव तो बढ़ाएगा, लेकिन क्या बराक ओबामा के बयान को नेतन्याहू सीरियसली लेगा क्या? ओबामा बोले कि आम नागरिकों को खाना और पीना पानी रोकना बिल्कुल गलत है। एक अखबार में लेख लिखा कि गाजा संकट के समाधान में सभी बंधकों की वापसी और इजरायली सेना की सैन्य कार्रवाई समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भूख से हो रही जो मौतें हैं उन्हें रोकने की तुरंत जरूरत है और गाजा में मदद को लोगों तक पहुंचाने की इजाजत जरूर दी जानी चाहिए। आम नागरिक का खाना और पानी रोकने के किसी भी तर्क को सही नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि इजराइल जो बार बार लॉजिक दे रहा है कि हमास को मार रहा हूं, 60,000 लोगों को मारने के बाद भी इसकी खून की प्यास नहीं बुझी है भाई, खून की प्यास नहीं बुझी है। गाजा को इजराइल ने ब्लॉक किया हुआ है, समुद्र से भी ब्लॉक किया हुआ है, लैंड से ब्लॉक किया है, कुछ भी वहां पर नहीं पहुंच सकता है। अब कुछ नए सीन निकल के आ रहे हैं जहां पर एयरलिफ्ट की जा रही है, जहां पे हेलीकॉप्टर से मदद गिराई जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी हुई है, यूएनओ ने वार्निंग दी हुई है कि भाई मॉल न्यूट्रिशन की जो स्थिति है पूरी तरह से खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। हजारों लोगों की भूख से मौत हो चुकी है। अब क्या कहा जाएगा? कोई सुनने को कोई तैयार है क्या वहां पर? मुझे नहीं लगता कोई भी तैयार है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने तो गाजा की स्टारवेशन पे कभी कुछ कहा ही नहीं है, एक शब्द भी नहीं कहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि शर्म आती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। एक और खबर पे आते हैं। भारत ने रशिया से S-500 का डिफेंस सिस्टम मांगा है और ये S-400 से अलग है और इंडिया में उसकी प्रोडक्शन भी होगी। और व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तारीख अभी तक नहीं बताई किस दिन आएंगे और इसी दौरे में शायद हो सकता है कि सुखोई 57 और S-500 के डिफेंस सिस्टम पर बातचीत हो और कुछ फाइनलाइज भी हो जाए। S-500 सिस्टम सुना है कि दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार सकता है, वो उसकी रीच बहुत बड़ी है, यानी कि 100, 150, 200 किलोमीटर तक की ऊपर जाके उसको भी मार सकता है। तो इसके लिए भारत ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की इच्छा जताई है और इसे दुनिया का सबसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अब रशिया इस बात के लिए भी तैयार है कि इंडिया को इसकी सोर्स कोड और जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर कर देगा और सो दैट इंडिया में बना के कहीं और भी भेजना हो तो उसको भेजा जा सकता है। अब S-500 डील से रशिया को तो फायदा होगा, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात तो है यहाँ पर कि अमेरिका को ये पसंद नहीं आएगा। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया की कंपनी अल्मास एंटे ने बनाया है और रशियन कंपनी को उम्मीद है कि भारत के साथ डील होगी तो दुनिया के अन्य मित्र देशों को भी इसे बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। इसकी जो एंटी एयरक्राफ्ट भूमिका जो है 600 किलोमीटर तक की है और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रेंज जो है वो 500 किलोमीटर की है। S-400 से S-500 अलग है थोड़ा सा और ये सुना है कि ऊपर सैटेलाइट तक को भी मार सकता है, इतनी ऊंचाई पे भी जा सकता है। और ये भी सुना जा रहा है कि S-500 के रडार को जाम नहीं किया जा सकता, जबकि S-400 के रडार को जाम किया जा सकता है। S-500 सिस्टम का जो रेस्पॉन्स टाइम है 3 से 4 सेकंड है। S-400 का रेस्पॉन्स टाइम जो है 9 से 10 सेकंड से ज़्यादा तेज है, तो ये उसके मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इससे स्टेल्थ फाइटर को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, स्टेल्थ फाइटर को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो S-500 की टेक्निक से भारत इसके रडार, इंटरसेप्टर मिसाइल और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के अंतर्गत बना भी पाएगा और भारत का जो डिफेंस है उससे मजबूत भी हो पाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। अब पुतिन साहब आएंगे तो कोई ना कोई तो उसके ऊपर एग्रीमेंट हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस प्रोग्राम में आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद आपका।